हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का सेकंड टॉपिक जो प्रियम्बल है वो कवर करेंगे। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी की जो दो वीडियोस बनाई हुई हैं उन दोनों में हमने बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को काफी डिटेल में कवर किया हुआ है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको जरूर देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के बाद जो वीडियो आने वाली है वो फंडामेंटल राइट्स पे होने वाली है। इस टॉपिक के अलावा भी हमने आपके सिलेबस के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन टॉपिक को हमने काफी डिटेल में कवर किया हुआ है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इनको जरूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेटेड रहते हैं। हमें लगता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो हम ऐसा ही कंटेंट और लाते रहें आपके लिए। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तो प्रियम्बल होता क्या है? देखिए, प्रियम्बल होता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है? कोई चीज जो हमें किसी और चीज के साथ इंट्रोड्यूस कराए उसको बोलते हैं प्रीफेस या इंट्रोडक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस या इंट्रोडक्शन क्या होता है? प्रियम्बल। और प्रियम्बल में होता क्या है? प्रियम्बल में समरी या एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। समरी मतलब निचोड़। जैसे कोई बहुत लंबी स्टोरी है, उसको अगर आप कुछ कम वर्ड्स में ही किसी को समझा दें, वो होती है समरी। या एसेंस क्या होता है? एसेंस होता है कोई बेसिक चीज, मतलब मेन चीज, जो फंडामेंटल चीज है, जो कोई चीज कहना चाहती है, वो होता है एसेंस। ठीक है, तो समरी या एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? प्रियम्बल। पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल के साथ स्टार्ट हुआ वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो बेस्ड किस पे है? वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। ये एक डॉक्यूमेंट था जो ड्राफ्ट मतलब बनाया भी था और मूव भी किया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग के लिए लाया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया किसकी शक्ल में? प्रियम्बल की शक्ल में। और कब अडॉप्ट किया? 22 जनवरी 1947 में। और जो प्रियम्बल है वो आज तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था। मैंने कहा है आपको कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चेंजेस आई थी। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से जो प्रियम्बल है उसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे जो पहले इसमें नहीं थे: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, तो अगर हम टेक्स्ट देखें प्रियम्बल का, प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व। सोलमली रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? रिजॉल्व का होता है संकल्प लेना, मतलब डिटर्मिनेशन के साथ कोई बात बोलना, करने के लिए ठान लेना। सोलमली मतलब क्या होता है? सोलमली होता है सीरियसली, सिंसियरली। अगर हम हिंदी में कहें तो सत्यनिष्ठा, या उर्दू में कहें तो संजीदगी के साथ हमने ये संकल्प लिया है। क्या? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, मतलब इंडिया को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन वर्ड्स का मतलब हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और हम सिक्योर करेंगे, टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, मतलब हर सिटीजन्स को हम ये सिक्योर करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि ये चीजें हर एक सिटीजन को मिलें। क्या क्या? जस्टिस। कौन कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इनका भी आगे मतलब हम देखेंगे। उसके बाद लिबर्टी हो, आजादी हो हर एक को। किसकी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। और उसके बाद हर एक को इक्वालिटी मिले। किसमें? स्टेटस की इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी। और हर एक सिटीजन में, इंडिया का जो सिटीजन है उनमें क्या किया जाए? टू प्रमोट, क्या फैलाया जाए? फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा फैलाया जाए और एश्योर किया जाए, इसकी यकीन दहानी की जाए। क्या? कि डिग्निटी हर एक इंडिविजुअल की बरकरार रहे, मतलब हर एक इंडिविजुअल जो है वो इज्जत के साथ रहे। और नेशन में यूनिटी हो और इंटेग्रिटी हो, मतलब यकजहती हो। समझ आ रही है आपको? और उसके बाद क्या है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इसमें आगे डेट दी हुई है कब? 26 डे ऑफ नवंबर 1949, डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको समझ आ रही है यहां पे क्या है? कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंडिया के लोगों ने खुद के लिए बनाया है, खुद अडॉप्ट किया है और खुद को देते हैं।
अब हम देखेंगे जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल है, मतलब प्रियम्बल जो है वो हमें कुछ 4 खास बातें बताता है। कंपोनेंट्स उसके वो क्या क्या हैं? देखिए, पहली बात हमें क्या बताता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, जो सुप्रीम लॉ है, उसकी अथॉरिटी, उसमें पावर कहां से आती है? ठीक है, वो आती है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि आप देख रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडिया के लोगों ने ही बनाया है ना, मतलब इंडिया के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया और उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इनडायरेक्टली इंडिया के लोगों ने ही बनाया ना, है ना। तो इसकी अथॉरिटी कहां से आती है? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। और यह बताता है हमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब इंडिया की जो स्टेट है, मतलब स्टेट ये वो स्टेट नहीं है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर जो हुआ करती थी वगैरह। इंडिया का नेशन, मतलब इंडियन नेशन, इंडियन कंट्री। मैंने आपको पहले भी बोला है, इस कंटेक्स्ट में स्टेट जब इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है कंट्री। तो इंडिया की स्टेट, इंडियन स्टेट जो है वो कैसी होगी? वो कैसी होगी? हमें क्या बोलता है प्रियम्बल कि वो सॉवरन होगी, वो सोशलिस्ट होगी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी के साथ वो चलेगी। इन वर्ड्स का मतलब मैंने बोला, आपको आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमें ये तीसरी चीज क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? ये क्या बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मकसद है कि हर एक सिटीजन को जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले और फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो इंडिया के सिटीजन्स में। और उसके बाद ये एक और चीज हमें बोलता है, वो क्या बोलता है कि डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने पहले भी पढ़ा कि क्या है, नवंबर 26, 1949, इस दिन को हमने ये अडॉप्ट किया था। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट कब हुआ, एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950, तभी हम 26 जनवरी को एज रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ेंगे और ये जो वर्ड्स हैं सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर वगैरह, इनका मतलब हम देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे वीडियोस के कंटेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। उसके लिए आपको सिर्फ 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करनी होगी। और जितनी भी आज तक हमने वीडियोस बनाई हैं आप चैनल पे चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, और जितनी भी एग्जाम तक बनाएंगे उनका कंटेंट आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके, तो अब हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स प्रियम्बल में इस्तेमाल हुई है उनकी मीनिंग्स। इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि बहुत बार आया हुआ है। क्या हो सकता है कि आपको कोई स्टेटमेंट दी होगी और बोला होगा कि ये स्टेटमेंट कौन से टर्म से निकलती है, किस टर्म की मीनिंग जो स्टेटमेंट है वो है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मैंने जो वीडियो के एंड पे एमसीक्यूज डाले हैं उनमें एक ऐसा क्वेश्चन भी डाला है, आपको आइडिया मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो टर्म है वो क्या है? सॉवरेन। देखिए, अगर हम किसी इंसान की बात करें तो सॉवरेन उस इंसान को हम बोलेंगे जो खुद मुख्तियार होता है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो खुद अपने मसले हल करता है, खुद अपना जो भी उसकी जरूरियात होती है वो पूरी करता है। तो प्रियम्बल के कंटेक्स्ट में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में इसकी क्या मीनिंग है कि इंडिया जो है वो ना ही किसी की डिपेंडेंसी है और ना ही किसी और नेशन के डोमिनियन में है। मतलब क्या है कि इंडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी और नेशन के कंट्रोल में नहीं रहा है और ना ही किसी की कॉलोनी है। हमें पता है कि इंडिया जो है वो 47 से पहले ऑब्वियसली ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश डिपेंडेंसी थी, लेकिन अब आज़ादी के बाद जो इंडियन स्टेट है वो क्या है? वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है किसी की, और ये फ्री है, आज़ाद है अपने मसले खुद सुलझाने के लिए, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। दूसरी टर्म है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड है। देखिए, 3 इकोनॉमिक सेटअप्स हो सकते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो नेशन के रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइवेट लोगों के हाथों में होते हैं, गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होते हैं, और प्राइवेट लोग उनको बिजनेस में लगाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, और सोशलिज्म में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट उनको खुद एलोकेट करती है कहां पे कितना रिसोर्स लगाने, कैसे लगाने, और लोगों के वेलफेयर के काम में आती है। ठीक है, तो तीसरा जो सेटअप है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि दोनों जो है वो साथ साथ चलते हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म में बहुत से मेरिट्स हैं लेकिन बहुत से खतरनाक डिमेरिट्स भी हैं। वैसे ही सोशलिज्म में भी बहुत से मेरिट्स भी हैं लेकिन बहुत से
डेंजरस जो हैं वो डीमेरिट्स भी हैं। तो इनको डीमेरिट्स को खत्म करने के लिए और इन दोनों के मेरिट्स को साथ लाने के लिए इंडिया में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है उसका कंसेप्ट चलता है कि इंडिया में क्या है कि कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो प्राइवेट लोगों के हाथों में हैं और कुछ रिसोर्सेज पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के पास हैं। ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो है वो साथ साथ को एग्जिस्ट करता है इंडिया में, जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बायस्ड है सोशलिज्म के लिए। समझ आ रही है आपको, मतलब यहां पे ज्यादा सोशलिज्म को पुश दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और प्रियम्बल के हिसाब से, कैपिटलिज्म को थोड़ा कम रखा जाता है। आप देख सकते हैं अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, सोशलिस्ट एंड को ही मतलब अचीव करना है, मतलब गवर्नमेंट को ही ज्यादा रोल अपना प्ले करना है इंडिया की वेलफेयर के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। समझ आ रही है आपको? ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टर्म है वो है सेक्युलर। सेक्युलर को मैंने अच्छी तरह जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा, बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसमें एक फीचर सेक्युलरिज्म भी था, तो उसमें हमने अच्छी तरह पढ़ा है सेक्युलरिज्म जो इंडिया के कंटेक्स्ट में है, प्रियम्बल के कंटेक्स्ट में है, उसकी मीनिंग क्या है। थोड़ा सा हम यहां पे देखते हैं कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, उसमें रिलीजन को बिल्कुल अलग नहीं करते हैं बल्कि हर रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया का सेटअप जो है, इंडिया का पॉलिटी का सेटअप जो है ऐसा बनाया है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है, जो अथॉरिटी है वो लोगों से आती है ना। डेमोक्रेसी है इंडिया में। यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अथॉरिटी, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी जो है वो लोगों से आती है। लोग वोट देते हैं, लोग जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है उसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है उसको लोग इलेक्ट करते हैं। समझ आ रही है आपको? देखिए, जहां पे किंग होता है, जैसे वो कंट्री जहां पे अभी भी मोनार्की है, लेकिन कौन सी मोनार्की? एब्सोल्यूट मोनार्की। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पे जो मोनार्क होता है वो सिर्फ सेरेमोनियल पोजीशन पे होता है, जैसे यूके में है ना। वहां पे क्वीन की कोई खास पावर्स नहीं है, असली पावर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास। लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की जैसे सऊदी अरेबिया में है, उसको हम रिपब्लिक नहीं बोल सकते। क्यों? उसके जो मोनार्क हैं उनको लोग इलेक्ट नहीं करते, उनके जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनको लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, है ना। क्या सऊदी अरेबिया के किंग को लोग इलेक्ट करते हैं? नहीं ना करते हैं, तो वो रिपब्लिक नहीं है, वो क्या है? वो एक मोनार्की है। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है? रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट को लोग इलेक्ट करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जहां पे किंग होता है वहां पे पब्लिक की चलती नहीं है, लेकिन जब किंग नहीं होता है, जैसे इंडिया में है अभी, यहां पे तो पब्लिक की ही चलती है ना। तो रिपब्लिक मतलब वो जगह जहां पे फिर से लोगों की चलने लगती है, और लोग कैसे अपनी चलाते हैं? वोटिंग के थ्रू। समझ आ रही है आपको? तो इंडिया में जो है हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वो है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्टली इंडिया में इलेक्ट होता है और फिक्स्ड टर्म के लिए इलेक्ट होता है 5 सालों के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे कुछ और टर्म्स हैं, उनको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो प्रियम्बल में इस्तेमाल हुई है वो है जस्टिस, और हमें पता है जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ। और प्रियम्बल क्या इंश्योर करता है? प्रियम्बल ये बताता है कि जो भी सिटीजन है इंडिया का, उसको 3 शक्लों में जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस जो होता है उसका मतलब है हर एक सिटीजन के साथ एक जैसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए और कोई भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड, रेस एटसेट्रा। ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है? कि हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए, मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। मतलब जो कोई अमीर है उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो और जो गरीब है उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसमें यह भी आता है कि जो इंडिया में इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज इन केस ऑफ वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी, उसको भी कम से कम किया जाए। समझ आ रहा है? उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि हर एक सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस इक्वली मिलने चाहिए और इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब पॉलिटिकल जस्टिस का आप सीधा सा मतलब समझो कि हर एक
सिटीजन है उसको वोट का हक होना चाहिए, अपनी बात बोलने का हक होना चाहिए। और वो कैसे होगा? वोट के तरीके से ही होगा। सबसे पावरफुल टूल जो होता है एक सिटीजन के पास वो वोटिंग राइट होता है। ऑब्वियसली इंडिया में क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो भी एडल्ट है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो औरत है, मर्द है या कोई और जेंडर है या कोई भी है, जो आपको पता है आजकल क्या हो रहा है, तो कोई भी है, अमीर है, गरीब है, जो भी है वो वोट डाल सकता है, मतलब पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी। अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, मतलब रुकावटों की अब्सेंस, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए इंडिविजुअल एक्टिविटी पे। जो भी कोई इंडिविजुअली जो भी करना चाहे उसको आजादी होनी चाहिए, और उसको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट ने, सरकार ने, ताकि उसकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाए। उसके बाद इक्वालिटी। इक्वालिटी की मीनिंग तो सबको पता है। इक्वालिटी की मीनिंग क्या है प्रीएम्बल के कंटेक्स्ट में? कि किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए और हर एक सेक्शन को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लास्टली है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। इंडिया में सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, हमने उसमें यह पढ़ा था सिंगल सिटीजनशिप, मतलब इंडिया में जो भी सिटीजन है उसकी एक ही सिटीजनशिप है। वो क्या है? इंडियन सिटीजनशिप। वो कोई महाराष्ट्र का सिटीजन नहीं है, वो जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजन नहीं है, वो जहां पे रहता है उस स्टेट का सिटीजन नहीं है, बल्कि वो इंडिया का सिटीजन है। उससे क्या होता है? यूनिटी आती है, ब्रदरहुड आता है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। देखिए, इस बारे में ओपिनियन देने की, इस बारे में रूलिंग देने की सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ना। तो 3 रिलेवेंट केस है जो हमें इस बारे में बताते हैं। पहला केस है बीरोबारी यूनियन केस 1960 का। ये क्या केस था? देखिए, ज्यादा डिटेल में हम यहां पे नहीं जा सकते, कभी और हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये बीरूबारी जो है ये वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और ये इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा सा डिस्प्यूट था कि क्या ये इंडिया में आता है या पाकिस्तान में आता है। इसको सरकार ने, जो तब की सरकार थी, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। आधा पाकिस्तान को दिया था, आधा इंडिया को दिया था, ठीक है। तो उसी के खिलाफ जो है वो केस चला गया था कोर्ट में वगैरह, तो वो छोड़िए, आप उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हालांकि जो प्रीएम्बल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस जो इंडियन हिस्ट्री का रहा है वो है केशवानंदा भारती केस। ये वो केस है जिसमें 13 जजेस की बेंच ने फैसला दिया था, और इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक नोशन है वो आया था पहली बार कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अमेंड नहीं कर सकते। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट केस है 1973 का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, जो पुराना ओपिनियन था ना कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, उसको रिजेक्ट किया और कहा कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। समझ आया? और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, यह बताया कि प्रीएम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल। मतलब जब भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, उसको रीड करना है, उसको पढ़ना है, तो प्रीएम्बल को लेके, जो प्रीएम्बल के साथ जो भी आप मीनिंग निकाल रहे हो वो आपने देखना है प्रीएम्बल के साथ, क्या ये प्रीएम्बल के साथ मैच करती है मीनिंग, तो सही होगी। समझ आ रही है आपको? उसके बाद एक और केस आया LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगेन यही बोला कि प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या जो प्रीएम्बल है वो अमेंडेबल है, उसको अमेंड कर सकते हैं। अब आपने क्या देखा कि केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑब्वियसली अमेंड हो सकता है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, कभी जब आगे वीडियो बनेगी वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको पता है जो प्रीएम्बल है वो अभी तक एक ही बार अमेंड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो आया था,
एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रियम्बल जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स के लिए, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, रिट पिटीशन कर सकते हो कि मेरा ये फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ है, तो इसके खिलाफ कुछ किया जाए। लेकिन प्रियम्बल का कोई एक चीज जो है अगर उसके खिलाफ कुछ हो तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहां तक हमने प्रियम्बल सारा पढ़ लिया। ये जो नीचे कोट्स हैं ये भी जरूर पढ़िएगा और याद रखिएगा, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फंडामेंटल राइट्स पे होने वाली है। तो अब आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, उनको सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, वो आपको प्रैक्टिस करने के काम आएंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।